नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। खासकर हेल्थ अपडेट करके जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम अलग अलग विशेषज्ञों से बात करते हैं और उससे आपको अपडेट करते हैं उस बीमारी के लक्षण और उसके निवारण के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी जी, जो कि न्यूरो सर्जन भी हैं और खासकर स्पाइन सर्जरी में अपना खास मुकाम रखते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि कहाँ से शुरुआत की और आज एक बेहतर मुकाम पर कैसे। देखिए, बताऊं तो शुरुआत में सन 1998 से करूंगा, जब मेरा मेडिकल में राजस्थान PMT में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद मैं कोटा चला गया था। कोटा के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से MBBS की थी। फिर 2005 में वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर मैंने PPG की प्रिपरेशन करी, जो हमारे MD MS का जो कोर्स होता है उसके लिए। और फिर 2007 में मैंने SMS के अंदर जनरल सर्जरी में एडमिशन लिया था। एक ठीक रैंक थी मेरी, अच्छी रैंक पर मुझे SMS में जनरल सर्जरी में अलॉट हुई थी। फिर 3 वर्ष तक MS जनरल सर्जरी करने के बाद फिर मेरा विचार था कि आगे सुपर स्पेशलाइज अपन खुद को करें किसी ब्रांच में, तो न्यूरो सर्जरी मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। तो मैंने न्यूरो सर्जरी की तरफ खुद को ओरिएंट किया जी। और कुछ प्रिपरेशन एग्जाम्स की होने के बाद मैंने MCH फाइनली क्वालिफाई किया। 3-4 और जगह भी क्वालिफाई किया था, तो क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, या भरतपुर जो भी मान लीजिए, तो मैंने यहीं से MCH की जयपुर से। फिर यहाँ से MCH करने के बाद 2015 में मैं करीब 2.5-3 साल तक यहीं फैकल्टी था, असिस्टेंट प्रोफेसर था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। फिर थोड़ी मेरी मंशा प्राइवेट सेक्टर में जाकर के एक इंडिपेंडेंट या कंसल्टेंट सर्जन के तौर पर काम करने की थी। सरकारी सेक्टर में मुझे कुछ बाध्यताएं भी लगी कि उन चीज़ों को अचीव करने में मुझे काफ़ी वर्ष लगेंगे, तो मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया। फिर प्राइवेट में पहले जयपुर हॉस्पिटल, फिर सोनी हॉस्पिटल, 3 मूर्ति सर्किल, और अभी पिछले करीब 6 महीने से मैं खुद का पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसरोवर जो है उसको रन कर रहा हूँ। तो ये जर्नी पिछले 98 से लेकर 25 करीब 27 वर्षों की है। और आज एक ऐसे मुकाम पे जब अपने मरीजों के लिए न्यूरो सर्जरी विषय के लिए जो भी अपन बेस्ट से बेस्ट मरीजों को दे सकते हैं उसकी कोशिश की जा रही है। बेहतर है कि आपने न्यूरो सर्जरी खासकर जिस पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो आपको बेहतर स्ट्रीम लगी। कारण न्यूरो सर्जरी में मैं हमेशा देखता था कि जब मैं MS कर रहा था या इवन MBBS भी कर रहा था, तो काफी बार ऐसे मेरे 2-3 जानकारों के साथ ऐसा हुआ, किसी के हेड इंजरी हुई, किसी के ब्रेन ट्यूमर हुआ, और इसके लिए वो लोग SMS में आकर के हमारे बांगड़ में जो एक अलग से बना हुआ है सेक्शन बना हुआ है न्यूरो सर्जरी का, कार्डियोलॉजी का, यहाँ पे आके काफी सारे लोग एडमिट हुए। तो वहाँ पर डॉक्टर धारकर साहब, और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 2004-5 की, तो देखते थे कि न्यूरो सर्जरी में काफी लैक्यूना है, काफ़ी कंसल्टेंट्स की भी कमी है, पैन राजस्थान, पैन इंडिया, और एक अलग तरह की ब्रांच थी जहाँ इंसान को बचाने का एक बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। अगर आप किसी की जीवन बचाते हो, बचाने के तो और भी ब्रांचेस में है, लेकिन वो कोई थोड़ा सा फैसिलिटिंग मान लीजिए या अच्छा लगने वाला इस तरह का था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ब्रेन और बड़ी डेलिकेट सा सब्जेक्ट है ब्रेन और स्पाइन, तो कहीं ना कहीं इसमें अपन महारत हासिल करें और आम लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाएं। क्योंकि मेरे भरतपुर क्षेत्र में, जहाँ से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी इस तरह की कोई सुविधाएं दूर दूर तक नहीं थी। तो उसी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि अपन एक न्यूरो सर्जन के तौर पे अपना भविष्य निर्धारित करें। और आज खुश हूँ कि न्यूरो सर्जन के तौर पे मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहा हूँ, और पिछले 13-14 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। मेरे लिए खुशी का विषय। तो दूसरा जो आपने अभी एक बात करी थी, बीच में एक टर्म आया ब्रेन ट्यूमर, अभी जिस तरीके से आपने बात, ब्रेन ट्यूमर अक्सर इंसान कभी कभार चीज़ें देखता है, अपने देखते देखते उसको लगता है कि मेरी आंखों में से कहीं रोशनी जा रही है या मेरी याददाश्त जा रही है। आदमी उसको कहीं ना कहीं अपने आप में सोचता है, परंतु जब वो एग्जामिन कराता है तो मालूम चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। कारण क्या होते हैं? कारण काफ़ी सारे ब्रेन में, एक्चुअली मैं बात करूँ तो कुछ जेनेटिकल लेवल पर भी, कुछ जो अपन आजकल रेडिएशंस का, जैसे ब्रेन के हमारे बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, उसमें रेडिएशंस का बहुत रोल है। अब रेडिएशन भी किस तरह की, क्या मोबाइल की रेडिएशन, क्या टीवी के एक्सपोजर की रेडिएशन, या आज बहुत सारे टॉवर्स वगैरह मोबाइल के लिए बना दिए गए, इनकी रेडिएशंस, या ओवरऑल इस हवा में, एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस आ रही हैं। तो बहुत सारे कॉज हैं जो रेडिएशन रिलेटेड है। बहुत सारे कॉज हैं। टावर को लेकर रेडिएशन की बात तो ये अक्सर तो ये लोग तो मना करते हैं जितना ऐसा है। उसके लिए भी मैं बताऊं तो एक तरह के हमारे ग्लायोमा करके ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के, इनकी भी काफी सीरीज है, अलग अलग तरह के ग्रेड्स होते हैं। उनमें मैं कहूँ तो इस तरह के भी रेडिएशंस को एक कॉज माना गया है, जो कि मोबाइल टॉवर से निकलने वाली रेडिएशंस हैं। दे आर बीइंग थॉट ऑफ एज ए कॉज ऑफ ग्लायोमास इन पर्टिकुलर। तो अब वो रेडिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत डाइवर्सिफाइड विषय है वो,
कि क्या क्या इन पर्टिकुलर वो रेडिएशंस हैं, क्योंकि ऐसे किसी को क्वांटिफाई करना कि यार इस पर्टिकुलर रेडिएशन से ट्यूमर हो जाए, ऐसा कहना बड़ा अजीब सी बात है। दूसरा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या टॉक्सिन्स हवा में है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस। पहले डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी। ट्यूमर का पता बेसिकली बात करूं तो मैं 90s के आसपास से सीटी स्कैन से शुरू होता है। पहले हो सकता है ट्यूमर लोगों के होते हो और वो ट्यूमर उसकी जान ले लेता हो, लेकिन देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर। ना सीटी स्कैन था, ना एमआरआई था, तो आप तो डिटेक्ट तो करोगे, तो डिटेक्शन ही नहीं तो बीमारी लेगी जान, किसी की पता चला गया दिमाग का दौरा पड़ा और आदमी चला गया, ये कहा जाता था पहले। अब चूंकि चीजें बदल रही है, इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न बदल रहा है, सीटी स्कैन आया, फिर एमआरआई आया, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ आ गया, पैट स्कैन, अगर ट्यूमरल पैथोलॉजीज है तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है सब कुछ आपको, एमआरएस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पैटर्न है जिससे कि आप डिटेक्ट कर लेते हो कि भाई ट्यूमरल है, कोई नॉन ट्यूमरल तो नहीं है। तो अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है और उसकी सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि मुझे लगता है कि जो मैं सुनता आता था कि न्यूरो सर्जरी में जो ओवरऑल रिजल्ट है वो करीब 30-40% है, वो मुझे लगता है आज मेरी प्रैक्टिस में वो रिजल्ट करीब 98-99% इतना ड्यू टू मैकेनिज्म। यस, इट इज ड्यू टू मैकेनिज्म। एक तो डिटेक्शन मैकेनिज्म, कोई भी पैथोलॉजी आपने उसको डिटेक्ट किया, प्लस उसको ट्रीट करने का जो मैकेनिज्म है जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी फैसिलिटीज, आपके टूल्स, आपकी नॉलेज भी इवन अपग्रेड हो रही है कि कैसे सर्जरी को कैसे किया जाए, किस सर्जरी को कैसे किया जाए। तो ये जो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, टूल्स, एवरीथिंग है, टेक्नोलॉजी, इसने पूरी चीजों को बदल के रख दिया है पिछले खासतौर से 10 वर्षों। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैंने जो फेज न्यूरो सर्जरी का देखा है उस फेज में 50% रिजल्ट माना जाता था आज से 12-13-14 साल पहले, और केवल 10 वर्षों में आज जो मैं सर्जरीज और कुछ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट इज मोर देन 95% वेरी कंफर्टेबली। आप कहना चाहते हैं एआई एंड रोबोटिक? एआई और रोबोटिक की एग्जैक्टली बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जिनसे कि कोई ब्रेन की सर्जरी करना, स्पाइन की सर्जरी करना, उसमें इतने टूल्स और डिवाइसेस आ गए हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी इन पर्टिकुलर 100 में से एक मरीज को मुझे बोलना पड़ता है कि यार हाँ यार इसमें थोड़ा हाई रिस्क जोन ज्यादा रहेगा। तो अब चीजें बदल गई हैं। ब्रेन की सर्जरी में सर्वाइवल है? इस सर्जरी में बात करूं आपको बहुत अच्छे सर्वाइवल, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ ऐसे जोन जरूर हैं जहां पर कोई पैथोलॉजी की वजह से डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए, या ऐसा जोन है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वो किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया, उसको मैं थोड़ा सा एक बार साइड में रखूंगा। उसके बाद ऐसे सारे जोन्स बचे कुचे जिनमें जाके सर्जरीज की जा सकती हैं, जिनमें जाके कोई भी मैकेनिज्म से ट्रीट किया जा सकता है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि उसके केवल 30-40% आज से 15 साल पहले थे। मोटा मोटा मैं आंकड़े के तौर पर बात करूँ तो उसी जोन की सर्जरीज के जब 30-40% थे, आज वो 95% से ज्यादा। तो डेफिनेटली न्यूरो सर्जरी क्या पूरी मेडिकल साइंस को कहीं ना कहीं विज्ञान, टेक्नोलॉजी, टूल्स, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, इन्होंने बदला है, मतलब बहुत ड्रास्टिकली बदला है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। आजकल ब्रेन स्ट्रोक्स के बहुत केस आ रहे हैं और लोग अक्सर ये कह रहे हैं, जिनसे भी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि आफ्टर कोविड ये सब चीज़ बढ़ी है। ब्रेन स्ट्रोक्स है, हार्ट स्ट्रोक्स की बात करें, चाहे ब्रेन स्ट्रोक्स की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि ब्रेन स्ट्रोक्स के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि थक्का बनना, अंदर फटना, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का कहीं ना कहीं उसके साथ मिलाप, क्या चीज़ है बेसिक? पोस्ट कोविड ये जरूर आया कि जो एक सर्ज आई थी इस तरह के केसेस में, चाहे वो कार्डियक इश्यूज के केसेस हों जिसमें काफी पेशेंट्स के एमआई आए, यंग लोगों के आए। उनका कहाँ से शुरू होता है कि पहले भी आता था हार्ट अटैक, तो स्ट्रोक भी आता था, लेकिन अब वो यंगर जो एज ग्रुप है उसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये थ्योरी क्रिएट हुई पिछले 2-3 सालों में कि कहीं कोविड का वैक्सीनेशन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और इसकी दूसरी तरफ अपन चलते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा चेंज हो रही है लाइफ स्टाइल। अपने खाने पीने का पैटर्न है वो घर से शिफ्ट होकर के अदर देन होम हो गया। तो किसी भी रूप में आप किसी कैंटीन में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, वीकली खाते हैं, हफ्ते में 3-4 बार खाते हैं, प्लस इतना अडल्ट्रेशन हो गया खाने वाली चीजों का कि वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आज प्योरिटी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग खाते ही नहीं, उनको पता है कि दीज आर इम्प्योर और ये नेचुरल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म्स में आपको मिल ही नहीं सकती मार्केट में। तो इतना अडल्ट्रेशन हो गया खाने पीने की चीजों का कि उनके अंदर इतने चीजें मिला दी गई हैं, किसी भी चीज को ले लीजिए आप, कि दे में बी कोज फॉर ऑल दिस पैथोलॉजीज जो खासतौर से स्ट्रोक या जनरेट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। तो लोग अवेयर तो हुए हैं, निश्चित है, ऐसा नहीं है। लोग अपने बॉडी के चीज़ों को, अपने पैरामीटर्स को नॉर्मल रखने के लिए अपने शेड्यूल को भी मॉर्निंग वॉक से लेके जिमिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं।
पर मुझे लगता है ये एडल्ट्रेशन वाला जो कॉम्पोनेंट है ना आज के खाने पीने का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और यही कहीं ना कहीं, या जो और पोल्यूटेंट्स हैं, फिर मैं उसी बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी कही थी कि वो एयर में भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, खाने में भी हो सकते हैं। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में जा करके आपको स्ट्रोक के लिए ज़्यादा प्रोन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कितना रोल निभाता है? ये तो बेसिकली दो ऐसी बीमारियां हैं जो अपन कार्डियक इश्यूज में बात करें या ब्रेन की बात करें, दोनों के जो स्ट्रोक्स हैं, हार्ट में बोले तो अपन एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, ब्रेन में अपन उसको स्ट्रोक बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। लेकिन दोनों के कॉमन फैक्टर्स वही है कि दोनों को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो कंसर्न जो एरिया है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो अब दोनों के प्रोटोकॉल सिमिलर से ही हैं। ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं, उनको भी अर्ली इंटरवेंशन से, मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। कार्डियक में भी हम सुनते हैं रूटीनली स्टेंटिंग की जाती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो कि फॉलो हो रहे हैं आजकल उनको ट्रीट करने के, लेकिन निश्चित तौर पर उसका डिटेक्शन बढ़िया हो रहा है या केसेस अर्ली फॉर्म में डिटेक्ट हो रहे हैं, तो केसेस डायग्नोज हो रहे हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। तो ब्रेन स्ट्रोक्स में बेसिकली पता कम चलता है लोगों को, अचानक एकदम फैंट होके गिरना या कुछ इस तरीके से होना, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये वर्टाइगो का अटैक है कि ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है, तो उसको कैसे मालूम किया? मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने कहा कि उसको कैसे पता किया जाए या वो कैसे अनडिटेक्टेड से फॉर्म रहता है। देखिए थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा इसकी थ्योरी को। जैसे कार्डियक कोई इवेंट होता है और मायोकार्डियल में हार्ट का अटैक आता है, तो वो उसके टेरिटरी को केवल डैमेज करता है। उस टेरिटरी को डैमेज करने की वजह से जो हार्ट की ओवरऑल आपकी समझने लायक आम पब्लिक के लिए उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की वो कम हो जाती है। लेकिन ब्रेन में थोड़ा डिफरेंट। ब्रेन में क्या है, ब्रेन पूरा जो ऑर्गन है उसके अलग अलग एरियाज होते हैं हर एरियाज के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जिस तरह की वेसल में स्ट्रोक आएगा, चाहे वो आगे की वेसल्स हो, राइट की हो, लेफ्ट की हो या पीछे की हो, उसके हिसाब से उसका जो कंसर्न एरिया होता है उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे खास तौर से अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट साइड में आगे के हिस्से में अगर मान लीजिए स्ट्रोक आ जाए, तो उस व्यक्ति के आवाज में चेंज आ जाएगा। उसके जो कॉग्निशन होता है, उसकी याददाश्त होती है, मेमोरी फैक्टर्स हैं, इनमें भी काफी चेंजेस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड अगर वही तरह का स्ट्रोक उसी लेवल का अगर राइट में आता है, तो हो सकता है वो केवल छोटी मोटी वीकनेस करके जाए, लेकिन उसकी आवाज में परिवर्तन या इतना कॉग्निशन या मेमोरी इतना नहीं जाए। तो ब्रेन के अलग अलग जोन्स हैं, उनके अलग अलग वो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में, और किस तरह का पार्ट किस में इन्वॉल्व है ये फाइनली डिसाइड करता है कि वो स्ट्रोक उसके लिए कितना घातक है। तो इसलिए ब्रेन का स्ट्रोक जो है वो उसका जो कॉज है वो सिमिलर है हार्ट के, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी बहुत डिफरेंट है। हार्ट में तो क्या, अगर पंपिंग हो गया तो उसका पंपिंग कम हुआ, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रेन में वो फंक्शनल एरिया जो किसी काम का है वो आपका डैमेज हो गया तो फिर बहुत लंबी प्रॉब्लम्स। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रोक आया लेकिन पेशेंट निकल गया आराम से। क्यों? क्योंकि जो पार्ट डैमेज हुआ वो बहुत काम का नहीं था ब्रेन में। जैसे कि हमारे ब्रेन में नॉर्मली दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम सब अधिकतर लोग 95% तक भी राइट हैंडेड पर्सन होते हैं। राइट हैंड से अपन जनरल लोग काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है वो लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट लोब जिसका होता है अगर वो डैमेज होता है किसी भी स्ट्रोक से तो उसके लिए बहुत घातक है। अगर नॉन डोमिनेंट यानी कि राइट साइड काम करने वाले व्यक्ति का अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हो गया तो ज्यादा घातक है, और राइट साइड में हो गया तो कम घातक। एक बेसिक सी नॉलेज है ये। तो बॉडी भी इसी तरीके से काम करती है। अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक आ गया तो मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, राइट में आ गया तो कम करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रोक की जो फंक्शनलिटी एरियाज के हिसाब से इसमें ऐसा होता है कि राइट साइड स्ट्रोक आया तो लेफ्ट साइड इफेक्ट करता है। होता ऐसे है कि अगर किसी व्यक्ति के राइट में स्ट्रोक आ गया तो असर उसके लेफ्ट में पड़ेगा, मतलब बॉडी ये जाएगी, ये काम करना बंद कर देगी। तो अगर मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में अगर स्ट्रोक आता है तो उसके राइट साइड के हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं, उसकी आवाज चली जाएगी, उसका रिकॉग्निशन किसी को, मेमोरी वाले फैक्टर्स ये सब डिक्लाइन कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का स्ट्रोक थोड़ा मैं मानता हूँ काफी घातक होता है और पेशेंट को भी परेशान करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जहाँ पर माइग्रेन को लेके बात की जाती है, अक्सर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेन से पीड़ित रहते हैं और एक साइड से दर्द होना, ये इसके पीछे क्या रीजन? माइग्रेन के लिए भी बहुत सारे हैं फैक्टर्स, जैसे बहुत सारे लोगों के किसी पर्टिकुलर टॉक्सिन से भी या एयर पोल्यूटेंट से भी माइग्रेन एक कॉज है। जेनेटिक भी होता है माइग्रेन? ये जेनेटिकल फैक्टर्स भी एसोसिएटेड है बहुत सारे केसेस में, और वो अलॉन्ग द फैमिलीज रन भी करते हैं, मदर में या बच्चों में भी ट्रेवल करते हैं जेनेटिकल लेवल पर। और भी बहुत सारे कॉजेज की बात करूँ तो ब्रेन का वास्कुलेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूँ तो आजकल मॉडर्न फैसिलिटीज में ट्रीटमेंट भी आगे ऐसा नहीं है। पहले
माइग्रेन से संबंधित लोग काफ़ी परेशान होते थे इन चीज़ों को लेके, लेकिन नए नए मेडिसिन और ड्रग्स आ रहे हैं और पेशेंट उससे काफ़ी रिलीव रहते हैं। तो एक चीज़ और है जो मैंने अभी पिछले दिनों में सुना है, और कलकत्ता का एक केस भी मैं पढ़ रहा था कि रात को एक व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त साउंड के साथ उसने अपने आप को ट्रीट किया, डांस किया और बहुत हाई पीएमपी साउंड्स पे काम किया, और सुबह जब उठा तो उसने देखा कि उसके सर में कुछ हलचल है, और वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको बोलते हैं कि उससे क्लॉट है। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से भी लाउड से आपने बताया पर्टिकुलर की लाउड म्यूजिक है, बता रहा हूँ मल्टीफैक्टोरियल एक्चुअली कॉजेज हैं हर चीज़ के, कि जैसे वो आपको बताया गया कि भाई कोई क्लॉट है। अब क्लॉट हमारी बेसिक डेफिनेशन में तो बॉडी ब्रेन के अंदर बहुत तरह के क्लॉट्स होते हैं। अब एक स्ट्रोक वाला भी आप लोकल लैंग्वेज में क्लॉट ही कहेंगे, उसकी स्ट्रोक है, वो वेसल के अंदर होता है। कुछ ब्रेन के अंदर कहाँ पर क्लॉट बना है, ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर बना है तो उसको इंट्रापेरेन्काइमल क्लॉट या हेमेटोमा बोल सकते हैं। उस ब्रेन के बाहर बना है तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल या इंट्राड्यूरल जो ब्रेन के बाहर है, दो सेगमेंट। तो बहुत सारे तरह के क्लॉट्स हो सकते हैं, और ये क्लॉट्स हो सकता है कि लाउड म्यूजिक और ये सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं निश्चित। मैं बहुत इस केस के बारे में मुझे पता नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। ये आपका शराब का सेवन और ये सब यस ये तो मैं बहुत रूटीनली मैं केसेस एनकाउंटर करता हूँ। अभी पिछले 15 दिन में मैं 2-3 ऐसे मरीजों की सर्जरी कर चुका हूँ, और कुछ तो अभी एडमिटेड ही हैं। अभी पिछले हफ्ते में से 2 सर्जरीज की हैं, जिसमें मैंने पाया कि जो लोग अल्कोहल का वेरी रेगुलर इंटेक करते हैं, वेरी रेगुलर, ऐसे पेशेंट्स का कोगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ होता है। मतलब खून की जमने की जो कैपेसिटी है वो गड़बड़ होती है उस काफ़ी अल्कोहल की वजह से। और ऐसे पेशेंट के अगर सिर में ब्लीडिंग हो जाए तो उसको बचाना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाता है हमारे लिए। इट इज़ ए वेरी हार्ड टास्क रियली। और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रेगुलरली इनकाउंटर होते हैं, महीने में कम से कम 2-3 बता रहा हूँ। और ये पेशेंट्स ब्लीड करके आते हैं ब्रेन में, इंट्रासेरेब्रल कुछ ब्लीड्स हो जाते हैं इनके, और जब हिस्ट्री में निकालते हैं हम तो ये वेरी स्ट्रांगली बोलूँ अल्कोहलिक इंटेक वाले पेशेंट्स होते हैं। और जब इनकी हम सर्जरी भी करते हैं तो हमें इनकी सर्जरीज में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बड़ी लिक्विफाइंग सी स्टेज में इनका ब्रेन होता है, और फिर इस क्लॉट को निकालना, ब्लीडिंग को रोकना बहुत ही हमारे लिए टीडियस जॉब होता है। तो मतलब ब्रेन मैं कहूँगा कि घातक केवल उसी फॉर्म में नहीं है कि ठीक है वो लिवर को डैमेज कर रहा है, वो बॉडी के हर अंग के लिए घातक है, किडनीज के लिए भी है। और ब्रेन के पेशेंट्स इनकेस जो अल्कोहल ज़्यादा पीने वाले लोग हमारे पास आते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ब्रेन के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ रियली वेरी टेरिबल, बहुत परेशान करने वाली चीज़ होती है। तो इंटेक करें, ऐसा नहीं है, ठीक है कोई चीज़ है, लेकिन उसका कितना लिमिट होनी, उसकी लिमिट। यस, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, एक्चुअली अल्कोहल भी एक सॉल्ट ही है, ड्रग ही है मेरी नज़र में तो आज भी। तो उसकी ड्रग, लेकिन वो किसी के लिए फायदा भी कर रही है, और वो ज्यादा पीने को उसकी बॉडी को डैमेज कर रही है, उसको और तो उस फेज में भी ला रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ड्रग, आप अगर ड्रग फॉर्म में उससे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जिस तरीके से दवाई ली जाती है, मतलब ड्रग भी अगर ज्यादा, मतलब दवाई भी ज्यादा ले ली तो उसके लिए कहूँगा, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे अपने फौजी लोग होते हैं, वो काफी बहुत रिमोट एरियाज में जहाँ कोल्ड और ये टेम्परेचर्स हैं, या यूरोपियन लोग हैं, तो वो तो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं। मुझे लगता है वाइन वगैरह का इंटेक, रेड वाइन का बहुत रेगुलर उन कंट्रीज में। तो आप क्या मानेंगे इस चीज को? मैं तो आज भी मानूंगा कि भाई वो उसको अपने फॉर्म के लिए बेनिफिशियरी मान रहे हैं। मेडिकली तो क्या बेनिफिशियरी है या क्या आपके लिए खराब है, इसको जस्टिफाई करना बड़ा एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन उस फॉर्म में अगर उसको लिमिटेड फॉर्म में कोई व्यक्ति लेता है तो मुझे लगता है इट इज ओके। लेकिन वो उस लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, सब चीज के लिए टॉक्सिक फॉर्म में होता है। तो मेरी तो राय ये भी आजकल यंगर जनरेशन में जो चल रहा है कि भाई अनलिमिटेड अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो चल रहा है, डेफिनेटली लेटर ऑन एजेस जो आपकी एज होती है तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है। दूसरा, आजकल जो यूथ है, यूथ पीढ़ी भी देख लें, एक हम जो अर्ली एज की बात कर लें, ठीक है, बड़ी एज में तो फिर भी ये कमर दर्द बहुत देखा जाता है, परंतु जो आजकल का यूथ है वो सबसे ज़्यादा कमर दर्द से परेशान है, स्पाइन से, स्लिप डिस्क है या इसी से, इससे परेशान है। उसके पीछे क्या है? जैसा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इन दिनों में मैं पिछले 10 साल का अपना डाटा निकालूं तो बहुत सारे, मतलब 18 साल से 25 साल के गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स यंग हैं और उनकी मैंने स्पाइन की सर्जरीज की। अच्छा, स्पाइन की सर्जरी की? सर्जरी मैं सीधा सर्जरी बताऊं आपको। मैं छोटा मोटा डिस्क पेन और उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी की जा रही है तो ही मस्ट बी इन ए वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फेज। तभी डॉक्टर को या उसको लगा होगा कि नहीं सर मेरी तो अब सर्जरी कर दो, लेकिन मुझे इस दर्द से, इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाइए। अब ये बॉडी का वो, ये मैं बता रहा हूँ, बॉडी की हर चीज कहीं ना कहीं अपने खान पान से, अपनी लाइफ स्टाइल से चेंज हो रही है।
इसी तरह से बॉडी की बोन्स, बॉडी के प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है स्पाइन के अंदर डिस्क कंपोनेंट होता है जो स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। और इसीलिए जो ऐसा ग्रुप जिस यंग में तो हम बात ही नहीं कर सकते कि 35-40 साल से पहले तो बॉडी में क्या होगा। सही बात है। जब मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूँ कि ना जाने पिछले 10 सालों में कोई 200-400 लोगों की मैं इस वाले एज ग्रुप की खासतौर से जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ 18 to 25 की सर्जरी कर चुका हूँ, तो उसका मतलब सोचिए कि प्रोपोर्शन कितना ज्यादा है। मतलब पेन वालों का तो प्रोपोर्शन कितना होगा जिसमें फाइनली ड्यू टू फूड तो इतना नहीं होना चाहिए। फूड नहीं, एक्चुअली क्या है कि डेली जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म में, मैं आपको एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चा छोटा होता है, फिर वो शहरों में रहता है, फिर डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं 5 साल 10 साल, फिर वो क्या खाते हैं। पहले अपन मानते थे कि चीज़ें बहुत प्योर फॉर्म में होती थी, अब वो सारी इम्प्योर फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी का जो पूरा अंदर का बोन्स है, मस्कुलेचर है, कहीं ना कहीं उसको डिटोरेशन की तरफ ले जा रही है। और वो डिटोरेशन आपके लिए बहुत अर्ली फेज में भी अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा है। तो स्पाइन की सर्जरी में जैसे मैं डिस्क वगैरह की रूटीनली सर्जरी बहुत कॉमनली करता हूँ डेली, तो उसमें मैंने पाया कि आजकल ओल्डर एज ग्रुप तब छोड़िए, अगर मैं इसको बिलो 40 मानूँ तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आती है। हर दूसरा तीसरा मरीज 40 साल से कम का है और ही इज अंडरगोइंग सर्जरी, क्योंकि उसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसको मैं भी ट्रीट करता हूँ दवाई से 2 महीने 3 महीने 6 महीने, लेकिन पेशेंट नॉट गेटिंग ट्रीटेड, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। और फाइनली जब लगता है हमको नहीं सर्जरी करनी, लॉन्ग सिटिंग भी एक कारण, वही ऑफिस वर्क में 6-8 घंटे आपको खड़ा रहना है या बैठ के भी काम करना है, तो आपका पोस्चर ही कोई फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पोस्चरल जो मेंटेनेंस है स्पाइन की, जो कि प्रॉम्प्ट करती है कि डिस्क हर्निएशन या इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। कारण बताया कि वही फूड एंड ऑल। यस, मुझे आज भी ये लगता है कि फाइनली बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके लिए क्या आप इनटेक कर रहे हो। अब इनटेक तो किसी फॉर्म में हो सकता है, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप हवा ले रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं। इवन अब हम तो बिस्लेरी का पानी पीते हैं, बहुत से लोग घर पे भी चलो आरओ का पीते हैं, लेकिन वो भी किस फॉर्म में है, कितने उसमें मिनरल्स हैं, क्या है, ये मुझे लगता नहीं कि बहुत जस्टिफाइबल सा आंकड़ा है कि मैं जस्टिफाई कर पाऊँ उन आंकड़ों को कि भाई आरओ के अंदर ही इतना है। तो ये सारे फैक्टर्स फाइनली बॉडी के, मेरे इन पर्टिकुलर सेगमेंट में स्पाइन की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर। अच्छा, बेसिकली जो न्यूरो सर्जरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन के बाद, इसमें कहीं ना कहीं कैंसर वाली भी कोई चीज आती है या ऐसा कुछ आती है? कैंसर में भी हम बात करें तो जैसे हम ब्रेन ट्यूमर्स की भी बात कर रहे थे, इसी तरीके से स्पाइन के ट्यूमर्स भी बहुत ही कॉमन एंटिटी है, वेरी कॉमन। अब इसमें कहाँ हो सकता है ट्यूमर्स, अंदर बिल्कुल न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनमें ट्यूमर्स होते हैं। इसी महीने में मैंने करीब 8-10 तो स्पाइन के ट्यूमर ऑपरेट हुए इसी महीने में, ये जो गया वैसे जोन 25-30 दिन का, पर ये ट्यूमर्स न्यूरल एलिमेंट्स के ट्यूमर्स थे। कुछ 1-2 यंग पेशेंट के ट्यूमर्स ऑपरेट किए थे जो बोनी ट्यूमर्स थे स्पाइन में, वो भी अभी 1 महीने में 2-3 हुए। और इस तरीके से बोलो तो जो स्ट्रक्चर्स है उसमें पैथोलॉजिस्ट या तो पकड़ में आ रही हैं इसलिए वो नोटिस में आ रही हैं हमारे, या बढ़ रही हैं। ये थोड़ा सा या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है? वो अवेयरनेस भी है। मैं जो आपको चीज कह रहा हूँ ना कि जो टूल्स, इन्वेस्टिगेशन टूल्स आए मार्केट में नए, तो लोगों को लगता नहीं। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा आप दर्शकों को भी। मेरे पास अपनी प्रैक्टिस में पहले लोग सिर दर्द करके आते थे, किसी ने कहा सर मेरे 20 दिन से 1 महीने से दर्द हो रहा है। अगर पेशेंट थोड़ा सा भी कहता था, मुझे कहता था भाई सीटी स्कैन तो कम से कम करा लो, तो पेशेंट कहता था सर आप दवाई लिख दीजिए फिर देख लेंगे। ऐसे नंबर ऑफ केसेस निकले जिसमें पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं होता है, 1-2 महीने निकल जाते हैं। फिर हमको भी लगाया चलो उसका सीटी स्कैन हमारा कुछ तो कराए। और उस बहुत सारे केसेस के अंदर, मतलब ये तो नहीं कहूँगा गुड पर्सन, कुछ केसेस भी मान सकते हैं, पर उनमें पेशेंट के बहुत ट्यूमर्स या इस तरह की पैथोलॉजीज ब्रेन में निकली। तो प्रैक्टिस में मैंने अपने प्रिंसिपल्स को चेंज किया कि मुझे लगता है 1% भी डाउट तो मैं पेशेंट का सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। मरीज को हो सकता है लगे कि डॉक्टर साहब मेरा 2-5 हज़ार रुपये खर्चा एक साथ ही करा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए बेनिफिशियरी है, क्योंकि आप कोई पैथोलॉजी या बीमारी लेके घूम रहे हो और आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद परेशान होकर उसको डिटेक्ट करते हो और तब तक आपके साथ अनहोनी कोई हो जाए, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मुझे लगता है अधिकतर वो रेस्पॉन्सिबल है, वो 10-5% हम रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को बहुत रूटीनली, अगर इन्वेस्टिगेशंस वाला पार्ट है तो समझाता हूँ कि आप किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराइए। नहीं, एक चीज़ और भी है सर कि जिस तरीके से लोगों को एक चीज़ ये लगता है कि सर दर्द एक कॉमन है, इसलिए लोग ज़्यादा जांच नहीं कराते।
और डॉक्टर्स के पास जाते ही सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि यार डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट लिख देंगे, ये लिख देंगे, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का कमीशन बंधा हुआ है, इसलिए डॉक्टर्स ये सब लिखते हैं ये। परंतु अब जाके जिस तरीके से पिछले कुछ समय में, और मैंने देखा है खासकर कोविड के बाद लोगों के अंदर एक नई तरीके की चीज़ें डेवलप हुई है और उन्होंने ये सोचा है कि नहीं, अगर डॉक्टर साहब ने बोला है या डॉक्टर ये सलाह कर रहे हैं कि नहीं आपको ये टेस्ट करा लेने चाहिए, तो दे कैन डू, और वो कराने में सक्षम हैं और करा लेते हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने भी इतनी फैसिलिटीज़ दे दी हैं हर तरीके से, इसलिए वो करा लेते हैं। परंतु एक चीज़ और भी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होना, कैंसर होना, ये सब पॉसिबल, क्या लगता है उसके बाद वो आराम से अपचर्या में चल पाते हैं, घूम पाते हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जिन ट्यूमर्स की कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूरल एलिमेंट्स के बिनाइन ट्यूमर्स थे, तो पेशेंट का पूरा ट्यूमर नहीं, डरता हुआ था पेशेंट। किसी के स्पाइन ट्यूमर हो जाए और उसको बता दिया जाए तो वो बहुत डरी हुई अवस्था में था। और ऐसे ट्यूमर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट बहुत लाइफ लॉन्ग 15 साल पहले भी किसी के बिनाइन ट्यूमर्स वगैरह जो ऑपरेट किए। इवन ऐसे भी केसेस हैं जो कि बिल्कुल पैर काम नहीं करते थे, ट्यूमरल पैथोलॉजी थी, सर्जरी की गई और आज पेशेंट अच्छा खासा चल रहा है। बहुत सारे केसेस। तो मेरा तो यही मानना है सबके लिए कि आप जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है उसको हम किसी से भी जोड़ें कि डॉक्टर साहब उसको क्यों करा रहे हैं, क्या उनका इंटेंशन है। आप एक बार छोड़िए सब चीजों को। जब एक व्यक्ति की भी 10 में से प्रॉब्लम आप तक होती है और इतने बड़े लेवल की होती है कि वो आपके भी फिर कंट्रोल में नहीं होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और अगर कोई आपको राय दे रहा है, चाहे वो डॉक्टरी पेशे की राय हो चाहे और भी, तो उसको थोड़ा सा जजमेंटल होकर के खुद के डिसीजन एज ए पेशेंट कोई व्यक्ति भी ले सकता है कि डॉक्टर ने राय दी तो उसको फॉलो करें। अच्छा, कुछ लोगों से जैसे कुछ समय पहले बात हुई थी 1-2 जनों से, तो उन्होंने कहा साहब रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई है। व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी? यस, ये भी बड़ा जो आप सवाल पूछते जा रहे हैं तुलसी, ये हमारे लिए तो चलो रूटीन सी बात है, बट एक व्यक्ति जो उनको समझना चाहता है बहुत कॉमन है। स्पाइन टीबी इज वेरी कॉमन। ये हमें लगता है कि हमारे पास आती है कॉमनली, तो नहीं, पर ये लेमैन के क्वेश्चन है सर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्पाइन टीबी एक बहुत ही कॉमन सी है और अर्ली फेजेस अगर है प्रॉब्लम की तो हमारे पे डिटेक्ट भी हो जाती है और उसको डिटेक्ट किया भी जा सकता है। और ऐसे केसेस में बहुत सी बार सिंपल सा मामला है, अभी टीबी का बनना शुरू हुआ है स्पाइन का, तो हम 1.5 साल तक के लिए उसको एटीटी यानी कि जो टीबी की दवाइयाँ वो देते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं क्योंकि फाइनली पर्सन न्यूरोलॉजी उसमें होता क्या सर टीबी में? उसमें जो डिस्क एलिमेंट होता है वहाँ और उसके पास की जो बोन्स होती है ना, वो सबसे पहले इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या गलने लगती है? यस, वो गलने लगती हैं। डिस्क होती है वो गलने लगती है, उसके पास ऊपर और नीचे की जो रेस्पेक्टिव वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं वो भी गलने लग पड़ती हैं। उसकी वजह से बहुत सी बार टीबी का जो मैं कहूँगा जो गंदगी है टीबी की, वो किसी फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है, नर्व्स को दबाती है, प्रेशर करती है, या इवन जो स्पाइन होता है वो भी उस प्रेशर की वजह से खराब होने लगती है, हड्डियाँ गलती हैं देसी भाषा में, तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डालते हैं, तो मरीज का चलना फिरना ये सब चीज़ें। तो वो तो सर जिस अगर गलने लगती है तो किसी दिन चलते चलते ब्रेक, और उसको इस फॉर्म में मान लीजिए कि वो ब्रेक क्या होता है, वो पोस्टीरियरली न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, उसको प्रेशर डालती है, वो बदलता है कि पेशेंट का चलना फिरना ही बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रूटीनली आते हैं जिसमें स्पाइन टीबी वगैरह भी वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन है। सर्जरीज भी की जाती है, बिना सर्जरी के भी मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बट इट इज ए वेरी कॉमन आइडेंटिटी। तो इन्फेक्शियस प्रोसेस है, अभी इंडिया में काफी टीबी प्रेवलेंट भी है, तो स्पाइन को भी इन्वॉल्व करती है काफी केसेस में। अरे ये जो सारा आपका सिनेरियो है, न्यूरो सर्जरी का सिनेरियो है, चाहे स्पाइन का है या बाकी सर का है, मैं एक चीज़, एक टर्मिनोलॉजी जो अक्सर हम लोगों से बात होती है, लोग हमसे बात करते हैं या हम लोग जैसे लोगों से, तो लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इस पर असर करती है, डायबिटीज़ जिसको है उनको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी, ऐसा कुछ होता है? डायबिटिक की बात करूँ तो जो लोग डायबिटिक हैं वो बेसिकली फिर न्यूरोपैथी में चले जाते हैं। जो नर्व्स होती हैं बॉडी की, फाइनली पैरों को सप्लाई करने वाले, हाथों को सप्लाई, वेरिकोज वेन्स और ये सारी चीजें, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, डिफरेंट एंटिटी है। मैं इनके जो आप एग्जैक्टली बोल रहे हैं डायबिटिक पेशेंट नर्व्स पे कैसे, तो वो बेसिकली फिर न्यूरोपैथी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जो कॉमन सिम्टम्स है कि मेरे तो पैरों में 45-50 साल की डायबिटिक भी नमनेस, सुनापन सा, अजीब सा लगता है, ये सब एक्चुअली न्यूरोपैथी की फीचर्स। तो उसमें बेसिकली ठीक है मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं जो दी जाती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, मेडिसिन लेके करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, पर उस शुगर लेवल को आप कंट्रोल करें, क्योंकि मेडिसिन ठीक है उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लोअर डाउन कर देंगे, लेकिन फाइनली उस प्रॉब्लम को आपको लोअर साइड में, लोअर जोन में रखना, तो आपने शुगर भी कंट्रोल करें। अदरवाइज न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम 50+ वाले एज ग्रुप में डायबिटिक लोगों को बहुत परेशान करती है। अच्छा,
एक चीज़ और भी है कि जिनको ब्रेन स्ट्रोक आता है उन लोगों की एक बेहतर और सबसे बड़ी बात है कि जब वो उस सर्वाइवल में निकलते हैं बाहर तो वो कहते हैं कि सर हेडेक बना रहता है, सर में भारीपन बना रहता है, चाहे वो सेरेब्रल जो है या कुछ भी है। तो उसके पीछे क्या या उसी का कारण है कि केवल उसके उसके मल्टीपल कॉजेज भी कह सकते हैं हम। इन केस इन पर्टिकुलर स्ट्रोक की बात करें तो एक इस्केमिक सा जोन क्रिएट होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो बेसिकली ब्रेन का रिट्रैक्शन एक मैकेनिज्म टाइप शुरू होता है और वो प्रॉम्प्ट करता है कि पेन रिसेप्टर्स को कि वो हेडेक वगैरह शुरू हो जाए। तो बहुत कॉमन एंटिटी तो मैं नहीं कहूँगा स्ट्रोक के पेशेंट्स में, लेकिन ऐसे होने की संभावना होती है कि उसको अदर प्रॉब्लम जो आपसे डिस्कस कर रहा था उनके साथ में भी हेडेक एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हो सकता है। और एक और चीज़ है सर, पैरालिसिस, जो सर से कभी कभार जब या तो गांठ से होता है या किसी नस को रुकने से होता है या और कुछ, उसके ऊपर क्या था? बेसिकली आपकी आम जनता की भाषा में वो पैरालिसिस वो स्ट्रोक का ही प्रेजेंटेशन है। जो मैंने आपको बताया था कि बहुत से तरह के लेफ्ट या राइट के स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें आदमी के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो दैट इज ए प्रेजेंटेशन, पैरालिसिस इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रोक। इसी बीच में आपके इस टॉपिक के जो न्यूरो सर्जरी और रिलेटेड जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो जी, इस बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की तारीख में निकल के आता है इस मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ, वो आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। मतलब ये इतना बड़ा ग्रुप है कि इवन हमें भी सोचना पड़ता है कि रोडों पर जाते हैं, हम भी कार ड्राइव करते हैं, कि ये न्यूरो सर्जरी के अंदर कवर होने वाला जो ट्रॉमा सेक्टर है ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है और बहुत यंग लोग इसकी चपेटे में आते हैं और डेली का ये एक इशू बना। हेलमेट नहीं लगाना, सर में इंजरी होना और उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब ये मेजर पार्ट पर शायद जब सर पे इंजरी होती होगी तभी ज्यादा दिक्कत आती होगी। वैसे फ्रैक्चर तो फिर भी थोड़ा सा इजी। वो बेसिकली अतुल जी क्या है कि वो पूरा जो न्यूरो सर्जरी का स्पेक्ट्रम है उसमें से अगर मैं हेड इंजरीज की बात करूं तो हेड इंजरीज माइल्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लगी चोट और आदमी 10-5 दिन में भी ठीक हो सकती है, मॉडरेट में कुछ टाइम लेके जो मॉडरेट टू सीवियर वाली जो कैटेगरीज उसमें जो सीवियर है ये डेली कोई हेलमेट नहीं पहनना और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, ओवरटेक, इसमें जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी कॉजेस है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया रोडों पे कि आपको अपन देख रहे हैं जयपुर में भी, आउटसाइड जयपुर हाईवेज पे भी लोग दौड़ रहे हैं केवल। तो ऐसे न्यूरो सर्जन मुझे लिटरली डर लगता है रोडों। मेरी गाड़ी की स्पीड में कहना चाहता 70 की स्पीड पे हाईवे पे चलती है, क्योंकि वो आप डेली उन चीजों को देख रहे हैं। तो आपको यंग लोग वो तो आप तो देख रहे हैं ना, इसलिए मतलब उनको तो गाड़ी के एक्सीलेटर पे पाँव 120-130 पे वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस उनमें नजर आता है कि देखो कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तो यंग जनरेशन से खासतौर से राय है। और सर जो हाईवेज बन गए हैं उन पे स्पीड लिमिट सी 120 कर दी गई है, तो वो भी तो एक मैं बोल रहा हूँ आपकी बात अतुल जी, लेकिन इश्यू ये है कि वो स्पीड लिमिट्स भी 120 है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी पेच है कि वो 120 की स्पीड लिमिट्स है। लेकिन मैं मानूंगा आज भी कि अपने हाईवेज आज भी उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं है जो यूरोप या अपन दूसरे कंट्रीज में जनरली जाते हैं। तो वहाँ का पूरा सिस्टम जो रोड्स का है वो थोड़ा अलग है और वो उस स्पीड को मेंटेन करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। अपने यहाँ वो लिमिट भी बना दी गई है, तो कहीं ना कहीं उस रोड नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है, मान के चलिए। और जब ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को जनरेट करती हैं और उसमें यंग व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, तो वो बड़ा ही पेनफुल होता है परिवार के लिए, समाज के लिए, क्योंकि वो उस डिपेंडेंट जो पूरी फैमिली उसी व्यक्ति के ऊपर है और वो एक एक्सीडेंट की वजह से या तो बेड रिटर्न हो जाता है या नॉन फंक्शनल स्टेट में चला जाता है या डेथ भी होती है। तो मेरा मानना है कि आज भी जो यंग जनरेशन को सीखने की बात है वो वेरी रेगुलर, इसलिए मैं वो टॉपिक को बीच में लाया डिस्कशन के बीच में कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को देखे तो लिटरली आज हमें भी डर लगता है। चलो हमारा काम है वो डेली डील करने का, लेकिन किसी भी परिवार का व्यक्ति जाता है तो वो हमसे क्लोज भी होता है और डेली के इश्यू डील है। तो मेरी तो आम लोगों से ये गुजारिश है दिल से कि प्लीज आप शहर के अंदर जो एक कहते हैं ना ट्रैफिक सेंस है एक्चुअली गाड़ी को चलाने का, वो सेंस ऑफ ड्राइविंग है, सेंस ऑफ ट्रैफिकिंग है, तो वो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करें, ड्राइविंग स्लो करें, कोई जल्दी नहीं है, हम 2 मिनट कहीं लेट पहुंचेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की जान की बड़ी कीमत होती है, उसके परिवार के लिए होती है। तो रोड पे हमेशा आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि आप कुछ जिस तरीके से आप देख रहे हैं रोड ट्रैफिक को लेके जितने एक्सीडेंट्स हैं उसमें मतलब डेथ थ्रेटनिंग नॉन फंक्शनल स्टेट्स, व्यक्ति को बचा भी लिया डॉक्टर्स ने, लेकिन परिवार के लिए कोई काम का नहीं। ऐसे ऐसे लोग इंजरीज ब्रेन डेड हो गए, नॉन फंक्शनल वेजिटेटिव स्टेट्स होती हैं, पड़े रहते हैं, घर वाले उनकी सेवाएं करें। अब ये सब एक बड़ा ही
इसकी डिटेल में Tragic है। दुखद, ये बहुत ही पेनफुल सा है सोचने को और समझने को। और यूथ के साथ हो रहा है तो Yes, ज्यादा, उनके साथ। वो बहुत ज्यादा है। क्या हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे सर, खासकर एज ए न्यूरो सर्जन में ये कहूँगा, खासतौर से अभी जो विषय असूल से डिस्कस हुआ कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो इसके लिए आप बहुत ही सजग रहे, अपने ड्राइविंग के प्रति सजग रहे, मेरा मानना है। क्योंकि जैसे आप और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं लाइफ में, एक रोड पे आने के बाद जैसे आप गाड़ी को लेकर रोड पे आते हैं, उसके कुछ नियम है, आप उनको फॉलो करें। और एक न्यूरो सर्जन के तौर पे अगली बात ये कहूँगा मैं कि ब्रेन में, स्पाइन, जो दोनों सेगमेंट्स में डील करता हूँ, दोनों में प्रॉब्लम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। डिस्क की एक छोटी सी समस्या है, डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरो सर्जन के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको दिखाएं, उसको इन्वेस्टिगेट करें। ब्रेन में कोई तकलीफ है, हेडेक हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, चक्कर हुआ है, कुछ भी हुआ है, कान बज रहे हैं, कुछ भी ये प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन लैंड अप यू इनटू बिग प्रॉब्लम्स अगर आपने टाइम पर उसका डायग्नोसिस नहीं करवाया। एक आपने ये बढ़िया बात, एक और बात छेड़ दी, कान बजना, ये भी न्यूरो का प्रॉब्लम है कि ये टिनिटस और ये सारी चीजें? डिटेल में जाऊं तो ये अब बेसिकली अब कान फाइनली कंट्रोल ब्रेन से ही होता है। सबका सिस्टम तो बॉडी का पूरा ब्रेन में ही ना। तो कान ऑब्लिक ब्रेन दोनों की किसी भी पैथोलॉजी से टिनाइटिस डेवलप हो सकता है। और इस पूरे जोन में जहाँ कान की नर्व जनरली 8th नर्व या नर्व निकलती है, उसका जो अंदर का सेगमेंट है जो ब्रेन स्टेम के आसपास जाता है, वहां पर कोई भी पैथोलॉजिस्ट ट्यूमर्स, खासतौर से बहुत इस जोन के काफी ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, उसमें टिनाइटिस एक कॉमन कंप्लेंट होती है। तो पेशेंट हमारे पास छोटी सी कंप्लेंट लेके आया कि सर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो कान में सीटी बज रही है, तो ये सब हमारे थोड़ा अलार्मिंग हो रहा है। जब पेशेंट को हम ऊपरी बेसिस पे देख रहे हैं, हो सकता है उसकी सीटी स्कैन हमारे बिल्कुल नॉर्मल निकले 1 घंटे बाद, लेकिन ये हमें अलार्म करता है कि पेशेंट को हम थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें। ऐसा नहीं होगा उसकी संबंधित दवाई लिख के पेशेंट को घर भेज दें, फिर पेशेंट 1-2 महीने बाद कहने से तकलीफ बढ़ रही है और तब तक ट्यूमर या पैथोलॉजी की साइज बढ़ जाए और पेशेंट अलग तरीके से प्रॉब्लम में फंस जाए। तो मेरा आमजन से मानना यह है कि ब्रेन एक बड़े सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, इसकी कोई भी पैथोलॉजी यानी कि हेडेक। एक टर्मोलॉजी और याद आ गई सर, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, वो भी आजकल लोगों के अंदर उसके कारण आईज की रोशनी की बात होती है, ये क्या? पिछले कुछ दिनों में भी मैंने पिट्यूटरी रीजन के ट्यूमर्स ऑपरेट किए हैं। एक पैथोलॉजी ऐसी भी है अभी जो अच्छा, ये तो बेसिकली नाक से होती है, ब्रेन से भी होती है, और आजकल जो पिछले कुछ सालों से अपन नाक से करते हैं उसको एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी सर्जरी कहते हैं। तो ये सर्जरी बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके अंदर ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट होते हैं। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, डेवलप होने में 2 साल 5 साल लगते हैं। और ऐसे पेशेंट्स के फिर हार्मोनल प्रोफाइल चेंज होती है, मेल फीमेल में हार्मोनल प्रोफाइल चेंज होती है, या फिर उनको दिखना एक तरफ से दोनों तरफ से कम हो जाता है। तो उसका भी डिटेक्शन वही है, इधर सीटी स्कैन, ऑब्लिक एमआरआई आप कराइए, और हर चीज का इलाज है। सैकड़ों की संख्या में पिट्यूटरी ट्यूमर ऑपरेट कर चुका हूं मैं खुद प्रैक्टिस में, पूरे हिंदुस्तान भर से कर चुका क्योरेबल। यस। किसी का थोड़ा बहुत ट्यूमर रह भी जाता है तो उसको रेडियोथेरेपी या कुछ देके उसकी लाइफ अच्छी कर दी जाती है पेशेंट। और आईज की रोशनी अगर परमानेंटली लॉस हो गया देखिए, तो वो तो फिर इरिवर्सिबल फेज में चला गया। और किसी के टेम्परेरी फेज में भी एक रिवर्सिबल से जोन में है, लेकिन आपको रोशनी कम हो गई तो उससे अच्छी रिकवरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आईज की रोशनी पिट्यूटरी एक्चुअली ग्लैंड परमानेंटली चली जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली जहां लाई करती है उसके ऊपर ही, उससे थोड़ा सा ऊपर ही ब्रेन में जो आंखों की रोशनी की नसें वो ट्रेवल करती है। तो जैसे उसमें ट्यूमर बनता है और वो ब्रेन में ऊपर की तरफ आता है, तो वो जो नसें हैं उनको वो दबाता है एक्चुअली ट्यूमर। और वो दबाने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ब्रेन की जो आंखों की नसें हैं उनमें एट्रोफी शुरू हो जाती है। तो एट्रोफी की वजह से वो फाइनली विजन लॉस होता है, और उससे पहले लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो जाती है। तो वो डिटेक्शन, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी आपको इस पूरे जोन में लगता है तो आप उसको डिटेक्ट करो। ब्रेन की पैथोलॉजी बहुत ही खराब होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम दर्शक को कि ब्रेन की पैथोलॉजीज बाकी पैथोलॉजी से इस मामले में खराब है कि अगर वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो इवन ट्रीटिंग डॉक्टर्स को भी उनको सही करने में बहुत जोर आता है। इसलिए उसका ब्रेन की पैथोलॉजी का अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। कोई भी संबंधित प्रॉब्लम आपको लगती है, चक्कर आना, आंखों से कम दिखना, बार बार बेहोशी या एक बार बेहोशी या दौरे पड़ने, इनको कभी भी लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि जो चीज इनको जनरेट करनी हो सकता है वो बहुत ही घातक हो आपके लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है हम दर्शक की, आप कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो जिस तरीके से डॉक्टर राजवंत चौधरी से हमारी बात चल रही थी और उन्होंने बताया पूरी सर्जरी के लिए, खासकर ब्रेन सर्जरी के लिए उन्होंने बात की, और स्पाइन के लिए जिस तरीके से बताया,
तो आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी आपको कहीं सर में अगर थोड़ा सा भी लगे, चक्कर आना या आपका सर का रेगुलर दुखना, तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। साथ ही एक चीज़ जो उन्होंने खास बताई कि आपका रोज़ का खान पान, हवा और सबसे बड़ी बात है पानी, ये जो आप रोज़ सेवन कर रहे हैं, चाहे हवा जो आपने शुद्ध हवा मान कर ले रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं कीटाणु हो और वो आपको परेशान करें, आपके न्यूरो सर्जरी में कोई नई बीमारी आपके लिए पैदा करें। दूसरा, स्पाइन के लिए भी जिस तरीके से बात की गई कि वहाँ पे टीबी भी हो सकता है, गांठ भी हो सकती है। अगर आपको कहीं चलने में अगर आपको लगता है दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए भी जांच कराएं। ये अपडेट इंडिया की ओर से एक जो खास शो आप लोगों के लिए रखा गया है, हेल्थ अपडेट, उसमें हम इसी तरीके से अपने विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद आप सभी।